हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए क्लास 10 साइंस में अपना लेसन नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें दो क्लासेज अपनी कंप्लीट हो चुकी थी और अपने काफ़ी लंबा चौड़ा ब्रेक ले लिया है। कारण कुछ भी रहा हो, खैर कोई नहीं। अब अपन आपको हर एक दो दिन में क्लासेज मिलती रहेगी और कंटिन्यू रहेगी, है ना। तो लेसन 9 की दो क्लासेज अपनी जो हो चुकी थी, जहाँ तक अपन ने करवा दिया था उससे आगे चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं डेफिनेशन से संबंधित बातचीत करके आपसे बोला था कि गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती है, लाइक ध्रुव, वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी एंड द्वारा। इस 7 डेफिनेशन होती है और इनमें से एग्जाम में पूछ भी जाती है, पूछ भी ली गई है और पूछी जाती रहेगी। तो अपन ये जो डेफिनेशंस है इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। हाँ जी। तो जो हमारी हेडिंग थी वो क्या थी? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये आपकी हेडिंग थी। तो यहाँ पे मैं अगेन एक बार मैं पेन डाउन कर देता हूँ ये चीज। गोलीय दर्पणों से संबंधित, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। हाँ जी। तो अपन टोटल 7 डेफिनेशन देखने वाले हैं। कितनी परिभाषा देखेंगे अपन? टोटल 7 डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले जो अपनी परिभाषा होगी वो होगी ध्रुव के बारे में, है ना। पोल, POLE, पोल जिसे बोलते हैं। क्या होता है ध्रुव? सुनिएगा भाई, आपने जो दर्पण बनाए थे, दर्पण में दो चीजें होती है, एक तरफ पॉलिश होती है और दूसरी तरफ हम अपना चेहरा या किसी वस्तु को देखते हैं। तो जिस साइड से, जैसे ये आपका दर्पण है, इस साइड पॉलिश हो रही है, तो जिस साइड से हम देखेंगे वस्तु को उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो दर्पण होते हैं, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ये किसी न किसी गोले के भाग होते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये एक गोला है, ठीक है। मैंने आपको उस दिन बताया था इसके दो भाग कर दिए, ठीक है। राइट हैंड साइड आप लोग क्या कर दीजिए? पॉलिश कर दीजिए। ये लो, ये पॉलिश कर दी। तो ये वाला दर्पण तो आपका बना था उत्तल और ये वाला दर्पण आपका बना था अवतल, ठीक है। तो इसके जो इधर वाला भाग में पीछे में तो पॉलिश है, पहले उत्तल वाले दर्पण की बात कर रहे हैं, पीछे की तरफ पॉलिश है और आगे आपका, आप लोग किसी वस्तु को या आपका चेहरा देख सकते हैं। तो इसे बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ, जिसमें अपन देख सकते हैं, क्योंकि देखने की घटना होती है परावर्तन के कारण, तो पृष्ठ बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। वैसे जो अवतल दर्पण है, इसके इधर वाले भाग पर पॉलिश हो रही है और ये वाला जो भाग है इस पर देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ। तो मुझे ये बताओ, क्या दर्पण चाहे कोई सा भी हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो किसी गोले का भाग है कि नहीं? भाई पूरा गोला है, इसी का तो भाग है ना। दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, इनका जो परावर्तक पृष्ठ है वो किसी गोले का भाग है कि नहीं? बिल्कुल है। बस इस शब्द को मैं आगे यूज करूंगा कई बार कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ये शब्द मैं कई बार यूज करूंगा, तो इसको ध्यान रखना मैं क्यों यूज कर रहा हूं, ठीक है भाई। चलो, हाँ जी। देखो, तो ध्रुव क्या होता है कि जो दर्पण है आपका, उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, उसका जो बीच का केंद्र बिंदु है, जैसे मैंने सबसे पहले बनाया ये, है ना। चलो मैं थोड़ी सी लाइन को बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आए। ये लो,
पीछे की तरफ पुलिस है, इसमें इधर पुलिस है, तो ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ। ये क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ। तो ये तो कौन सा दर्पण हो गया आपका, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं। और इसका ये वाला भाग कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ। ये कौन सा दर्पण है भाई, ये आपका उत्तल दर्पण है। तो दर्पण चाहे कोई सा भी हो, अवतल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो केंद्र बिंदु है, इसका जो बीच का बिंदु है, केंद्रीय बिंदु है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं ध्रुव। उसे ही क्या बोलते हैं भाई, उसे ही बोला जाता है ध्रुव। तो परिभाषा क्या बनेगी ध्रुव की, सिंपल सी बात क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्रीय बिंदु दर्पणों का ध्रुव कहलाता है। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं ये बात। परिभाषा में क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु दर्पणों का ध्रुव कहलाता है, दर्पणों का ध्रुव कहलाता है। ये चीज क्लियर, ठीक है। ये तो परिभाषा हो गई। इसको डिफाइन किससे करते हैं, किससे दर्शाते हैं, तो ध्रुव को पी अक्षर, पी फॉर पॉल, पी अक्षर से व्यक्त करते हैं, पी अक्षर से व्यक्त करते हैं। ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। एक लाइन और मैं आपको बता रहा हूं भाई कि जो ध्रुव होता है ना पी, वो दर्पण का भाग होता है। तो क्या नहीं होता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आगे समझ में आएगा। पहले मैं लाइन लिख रहा हूं, इस लाइन का हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब कम समझ में आए, लेकिन जो नेक्स्ट परिभाषा लिखूंगा वहां पे इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो ध्रुव होता है, ध्रुव दर्पण का भाग होता है, या दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का भाग होता है, एक ही बात है। कौन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, वो आगे बताएंगे। तो ये ध्रुव के बारे में कंप्लीट है। चलो सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। सेकंड डेफिनेशन है अपनी वक्रता केंद्र, सेंटर की बात कर रहे हैं अपन, और सेंटर को सी, यानी इसको सी से दर्शाएंगे, आगे बता रहा हूं। तो सुनना भाई, अभी मैंने आपको बताया था कि दर्पण कोई सा भी हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, उनका जो परावर्तक पृष्ठ है किसी गोले का भाग है। तो जिस गोले के भाग हैं उस गोले का केंद्र होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो केंद्र ही दर्पणों का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। कैसे, एक बार दोबारा समझ लो। ये गोलीय दर्पण है, इसके मैंने दो भाग किए, ये बन गया आपका उत्तल दर्पण, ये बन गया अवतल दर्पण। तो मुझे बताओ, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, इनका जो परावर्तक पृष्ठ है वो किसी गोले का भाग है कि नहीं, बिल्कुल है, और इस गोले का केंद्र भी होगा। तो ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ जिस गोले के भाग है, या यूं कहे कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण जिस गोले के भाग हैं, उस गोले का केंद्र दर्पणों का वक्रता केंद्र कहलाता है। बिल्कुल क्लियर है भाई। चलो डेफिनेशन बन जाएगी, आप लिख देते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ, दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं
उस गोले का केंद्र दर्पणों का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर भाई? मैं आपको डायग्राम समझा भी दिया, एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूँ, विजिबिलिटी प्रॉपर है ना, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। हाँ जी, तो जो दर्पण है जिस गोले के बाल हैं, या दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले के बाल हैं, उन गोलों का केंद्र दर्पणों का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, किससे दर्शाते हैं? तो केंद्र में सेंटर, तो वक्रता केंद्र को सी अक्षर द्वारा, सी अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं। बात एक ही है। ठीक है, डायग्राम बनाओ इसका। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम कैसे बनेगा? चलो बना लेते हैं। हाँ जी, पहले मैं बात कर रहा हूँ उत्तल दर्पण, तो ये दो उत्तल दर्पण बन गया ये, हाँ। फिर मैं बात करता हूँ उत्तल दर्पण, ये दो अवतल दर्पण बन गया, बन गया भाई। तो ये जो उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, किसी गोले के भाग है कि नहीं? तो जिस भी गोले के भाग हैं, उन गोलों का जो केंद्र होगा, उन गोलों का जो केंद्र होगा, उसे ही दर्पण का क्या बोला जाएगा? वक्रता केंद्र। यहाँ पे लाइन खींची थी अपन, तो ये लो, है ना, इसको सी से दर्शाते हैं, सी से। इस लाइन को आप लोग हटा सकते हैं भाई, एक मिनट रुकिएगा, इस वाली लाइन को आप लोग हटा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हटा दो। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन उत्तल दर्पण, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपन अवतल दर्पण, ये लो। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ध्रुव के अंदर एक बात लिखी थी कि ध्रुव दर्पण का भाग होता है या दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का भाग होता है, लेकिन जो वक्रता केंद्र होता है ना, ये दर्पण का भाग नहीं होता है। वैसे दर्पण का हिस्सा है, लेकिन दर्पण में जो दर्पण है ना, इसमें कहीं अटैच नहीं है, ये हम मानते हैं। जैसे ध्रुव भी था, वो तो परावर्तक पृष्ठ का बीच का माना था। ये आपका अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, कहीं से सी टच है क्या? नहीं है, यानी ये दर्पण का भाग नहीं है, ये दर्पण के बाहर स्थित होता है। कैसे? ये जो उत्तल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र, ये जो पोलिस वाला भाग है, यानी कहे परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। परावर्तक पृष्ठ इधर है, पोलिस इधर है, तो परावर्तक पृष्ठ के पीछे है कौन? एक मिनट, देखना भाई, कि जो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा वो परावर्तक पृष्ठ के पीछे है, जबकि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है परावर्तक पृष्ठ के सामने है ना। ये परावर्तक पृष्ठ है, ये अवतल दर्पण की परावर्तक पृष्ठ है, इसके सामने सी है, जबकि इसके परावर्तक पृष्ठ के पीछे सी है ना। मैं बना रहा हूं, ये परावर्तक पृष्ठ के पीछे है, इसे परावर्तक पृष्ठ के सामने है। यहाँ पे अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैं इस लाइन को थोड़ा सा वो ठीक कर देता हूँ, चलो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, चलो, तो ये लाइन मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। वक्रता केंद्र
दर्पण का हिस्सा नहीं होता है, दर्पण का भाग नहीं होता है। यू मत समझना कि दर्पण का भाग नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं, वैसे दर्पण के अंदर काउंटेबल है, लेकिन दर्पण से क्या अटैचमेंट नहीं है इसका, ठीक है। तो वक्रता के अंदर दर्पण का भाग नहीं है, यह दर्पण के बाहर स्थित होता है, यह दर्पण के बाहर स्थित होता है। कैसे होता है, तो जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है, परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है तथा अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। क्लियर हुई? तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दर्पण से अटैचमेंट नहीं है, दर्पण का भाग नहीं है ना, दर्पण से बाहर होता है। उत्तल का परावर्तक पृष्ठ के पीछे, यू कहे पोलिस वाले भाग के सामने, और इसमें परावर्तक पृष्ठ के सामने या पोलिस वाले भाग के पीछे, बात एक ही है, ठीक है। चलो वक्रता केंद्र हो गया, अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तीसरी डेफिनेशन है आपकी वक्रता त्रिज्या। मैं अगेन वही बात करूंगा कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो किसी गोले का भाग है, तो जो गोले का भाग है तो उसकी त्रिज्या भी होगी। तो जिस गोले के भाग हैं दर्पण, उस गोले की त्रिज्या दर्पणों की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, है ना। इसमें समझाने के लिए मैं डायग्राम बेस की बात करूं तो देखिएगा, ये कौन सा दर्पण बन गया आपका, उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण बन गया भाई, अवतल दर्पण, ठीक है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो उत्तल दर्पण है, ये जो अवतल दर्पण है, किसी गोले के भाग है, गोले के भाग है तो इस गोले की त्रिज्या भी होगी, ये लो यहां से यहां तक का ये जो भाग है ये त्रिज्या है कि नहीं, वैसे इसके अंदर भी ये वाला भाग त्रिज्या है कि नहीं, अरे ये वाला भाग, ये वाला भाग त्रिज्या है कि नहीं, कंप्लीट तो व्यास है लेकिन इसका जो आधा हिस्सा है ये त्रिज्या है कि नहीं, बिल्कुल है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ, दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या दर्पणों की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, दर्पणों की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को इंग्लिश से बोलते हैं रेडियस, तो त्रिज्या किससे दर्शाएंगे, आर से दर्शाया जाता है ना। वक्रता त्रिज्या को, जो वक्रता त्रिज्या है इसको आर से दर्शाया जाता है। डायग्राम बनाएंगे, ये कौन सा दर्पण बना था भाई आपका, ये उत्तल वाला दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल वाला दर्पण है, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है ये, इसे बोलेंगे त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसे क्या बोला जाएगा, वक्रता त्रिज्या। ये वाला बिंदु पे कहलाएगा P, है ना, इसमें P ध्रुव, ये वाला वक्रता केंद्र C, ये वाला वक्रता केंद्र C, और यहां से यहां तक की दूरी R, ठीक है। तो
तो परावर्तक पृष्ठ जिस गोले के भाग है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो इसकी एक डेफिनेशन बन सकती है, वो क्या बनेगी भाई, जो P है ध्रुव है और वक्रता केंद्र C है, दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, तो वक्रता त्रिज्या बोल रहे हैं। तो दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, हम कह सकते हैं ना। तो ये बात में लिख देते हैं, दर्पण का ध्रुव यानी P व वक्रता केंद्र यानी C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है या वक्रता त्रिज्या होती है। बात एक ही है, वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हाँ जी, आगे देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, और वो है अपनी मुख्य अक्ष। वो क्या है, 4 नंबर पे अपनी जो डेफिनेशन है वो है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, सुनिएगा। देखो, ये आपका गोले दर्पण है ना। चलो दोनों बना लेता हूं मैं, उत्तल अवतल दोनों की बात कर लेते हैं। चलो इसको छोड़ो, सीधा देखो, ये आपने बना दिया उत्तल दर्पण, इसको मैं थोड़ा सा साइड में शिफ्ट करता हूं। ये बना दिया आपने अवतल दर्पण, ठीक है। ये वाला जो आपका है, देखो ये वाला बिंदु तो कहलाएगा P, ये वाला बिंदु C, और P और C के बीच की दूरी R यानी वक्रता त्रिज्या। सेम यहां पर है, ये कंप्लीट व्यास, ये बिंदु P, ये C, और यहां से यहां तक की दूरी R, ठीक है ना। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, सुनना, कि दर्पण का जो ध्रुव है P और जो वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता केंद्र कह सकते हैं। दर्पण का ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरती हुई जो सीधी लंबवत रेखा होगी, दर्पण का ध्रुव और जो वक्रता त्रिज्या R है, इससे सीधी जो लाइन गुजरेगी उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। यानी दर्पण का ध्रुव P और जो वक्रता त्रिज्या है, इसको मिलाने वाली सीधी रेखा, P और R को मिलाने वाली सीधी रेखा, P व R को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाएगी, आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक है। यानी हम यूं कह सकते हैं, ये जो ध्रुव है ना, इस पर अभिलंब होता है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होता है, और इसको हम दर्शाते हैं x से। किससे, x से। तो परिभाषा क्या लिखेंगे अपन, दर्पण के ध्रुव यानी P व वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R को मिलाने वाली सीधी लंबवत रेखा, सीधी लंबवत रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का मुख्य
अक्ष कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हुई। किसे दर्शाएंगे? एक्स से। मुख्य अक्ष को एक्स से दर्शाया जाता है। क्लियर है भाई? ये आपका डायग्राम हो गया, है ना। और हम क्या कह सकते हैं कि जो मुख्य अक्ष होता है वो ध्रुव पर अभिलंब होता है। कह सकते हैं ना कि जो P है इस पर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर आ रही है। एक तरीके से हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। मुख्य अक्ष के बाद में अपन बात करेंगे मुख्य फोकस। इसके बारे में बात करेंगे भाई, मुख्य फोकस। और देखिए जो मुख्य फोकस होता है ना, ये अवतल दर्पण के लिए अलग पढ़ा जाता है, उत्तल के लिए अलग पढ़ा जाता है। तो पहले अपन इसके अंदर जो डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस। अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस। देखो पहले मैं आपको समझाता हूं होता क्या है, सुनना। ये आपका है अवतल दर्पण, ठीक है। ये आपका है अवतल दर्पण, ठीक है भाई। ये आपने बनाया मुख्य अक्ष, ठीक है। ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु कहलाएगा P, है ना। ये वाला बिंदु कहलाएगा आपका मुख्य फोकस F। अभी बताऊंगा, डेफिनेशन इसी की चल रही है, क्यों है क्यों नहीं है बताऊंगा अभी। ये कहलाएगा आपका C और ये कहलाएगा आपका अनंत वाला बिंदु। सारे पॉइंट आएंगे, धीरे धीरे पैसे से रखना। P आपने पढ़ा था ध्रुव, वक्रता के अंदर आपने पढ़ा था। फिर P और C के बीच दूरी वक्रता त्रिज्या आपने पढ़ी है ना। तो यहां से यहां तक दूरी R है। चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं, पांचवा पॉइंट पढ़ रहे हैं मुख्य फोकस, और ये मुख्य अक्ष हुई है। चार पॉइंट आपने पढ़े थे, P ध्रुव, वक्रता केंद्र, यहां से यहां तक दूरी वक्रता त्रिज्या, ये मुख्य अक्ष। पांचवा पढ़ रहे हैं मुख्य फोकस। क्या होता है सुनना। देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है, ये देखो इसके समानांतर ये प्रकाश की किरण आई, इसके समानांतर ये प्रकाश की किरण आई। तो अवतल दर्पण क्या करता है, इसके ये जो मुख्य अक्ष है इसके पैरेलल, इसके समानांतर जो प्रकाश की किरण आएगी तो वो उनको क्या करता है, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी कर देता है। मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी करेगा। ये जो मुख्य अक्ष है इसके एक बिंदु पर इकट्ठी करेगा भाई, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी करेगा। और जिस बिंदु पर इकट्ठी करेगा ना, उसी बिंदु को हम क्या बोल देते हैं, मुख्य फोकस बोल देते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी सुनना, कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, क्योंकि दर्पण से टकरा के वापस लौट रही है तो परावर्तन की घटना होगी। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष का वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। कि ये बात समझ में आ गई। तो जैसे जैसे डायग्राम में दिख रहा है वैसे वैसे इसकी परिभाषा हो जाएगी। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। हाँ भाई, अवतल दर्पण के
अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर या समानांतर, बात एक ही है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, वह बिंदु या मुख्य अक्ष का वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो जैसे जैसे मैंने डायग्राम बनाया था उसी के बिहाव पे मैंने ये डेफिनेशन लिखी है। अब सुनना, यहाँ से एक चीज और आपको समझ में आती है कि जो अवतल दर्पण है ना, जब प्रकाश की किरण आएगी तो उनको इकट्ठा करेगा, एक जगह कलेक्ट करेगा। तो हम परिभाषा में ये शब्द भी ऐड कर सकते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर इकट्ठी होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर इकट्ठी होती है, ये देखो इकट्ठी हो रही है, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? इसको दर्शाते किसे हैं? तो मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। मैंने यहाँ पे दर्शाया भी है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। इस चीज समझ में आ गई? ये डायग्राम हो गया है ना। चलो अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। हाँ, एक चीज और सुन लो, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखो P और C दोनों के बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या रेडियस, ठीक है। ये केंद्र है भाई, टोटली गोला था है ना, इस गोले का एक केंद्र है, तो ये परिधि का बिंदु P है, ये C है, ये दूरी त्रिज्या कहलाएगी। ये जो मुख्य फोकस होता है ना, ये जो वक्रता त्रिज्या है इसका बीच का पॉइंट होता है, यानी जो मुख्य फोकस है वो वक्रता त्रिज्या की बीच वाला पॉइंट होता है, बीच का बिंदु होता है। तब कह सकते हैं कि मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या का बीच का बिंदु होता है। एक मिनट रुकिएगा भाई, तो ये चीज यहाँ पे लिख देते हैं अपन। दर्पण का ध्रुव, जो वक्रता त्रिज्या होती है ना उसका बीच का बिंदु, यानी P और C के बीच का बिंदु, यूं भी कह सकते हैं। दर्पण का ध्रुव P व वक्रता केंद्र C के बीच का बिंदु, ये मुख्य फोकस होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ये परिभाषा पूछ ली गई है भैया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, मुख्य फोकस वाली। और एक तो भी देखो आपके ना लेट नाइट को मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है एक तो आप ना वीडियो को लाइक करो, प्यारा सा कमेंट करो, और अधिकतम वीडियो को आपको शेयर करना है। तो केमिस्ट्री अपना कंप्लीट है, फिजिक्स में लेसन 9 चल रहा है ना, लेसन 9 के बाद में लेसन 10 यानी फिजिक्स कंप्लीट करवाएंगे, फिर बायो कंप्लीट करवाएंगे, और इसके बाद में ना ये तो कंप्लीट बिल्कुल कॉन्सेप्ट के आधार पे है, कोई भी चीज स्किप नहीं की जा रही है। ये कंप्लीट होने के बाद में अपन क्या करेंगे, एक प्रकार से जो ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसे बोलते हैं क्रैश कोर्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़कर भी आप लोग 90 प्लस नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल कम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए लेसन 1 के अंदर आपके 10 पेज हैं, तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा 5 या आधे 4 से 5 पेज पढ़ाएंगे और आपका काम हो जाएगा। यानी क्रैश कोर्स चालू करेंगे। जो सिलेबस आपका 4 महीने 5 महीने में हो रहे हैं,
वो आपका 1 महीने में 1.5 महीने में हो जाएगा। यानी इंपोर्टेंट टॉपिक्स की क्लास लेके आएंगे, है ना। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए डिटेल वाला, फिर एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लेके आएंगे, पुराने साल क्वेश्चन से सॉल्व करवाएंगे। लेकिन इन सभी कामों के लिए हमें मोटिवेशन जरूरी है। और मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? स्टूडेंट से मिलेगा। तो आप लोग ना एक तो क्लास को दबा के शेयर कीजिए, बच्चों को जोड़िए भाई, ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये किसके लिए मुख्य फोकस हो गया? अवतल दर्पण के लिए। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। हाँ जी, अवतल दर्पण का देखा था ना आपने। हाँ, उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस। हाँ भाई, देखिए उत्तल दर्पण क्या करता है कि जो अवतल दर्पण तो क्या करेगा, प्रकाश किरण आएगी तो वो इकट्ठा करेगा, जबकि ये ऐसा नहीं करता है। ये भाई साहब क्या करता है, सुनिएगा। देखो ये वाला बिंदु P हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको उत्तल दर्पण, ये P, यहाँ पे साइड बनाएंगे। ये तो हो गया इसका F मुख्य फोकस, ये C, और ये अनंत इनफाइनाइट, है ना। देखो होता क्या है, इसके समानांतर ये प्रकाशीकरण आई, ये लो मुख्य अक्ष के समानांतर हमने प्रकाशीकरण डाल दी। अब ये जो प्रकाशीकरण है ना, आप लोग ढंग से देखना। 1 मिनट चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 1 मिनट बना देता हूँ ना, उसके बारे में बाद में बात करेंगे अपन। थोड़ा सा ये छोटा रह गया, इसको और बड़ा बनाने दो। ये लो, थोड़ा सा पैसेंस रखना जी। ये लाइन सीधी है ना, आपको सीधी माननी है। ये प्रकाशीकरण आई और ये फैल गई, ये प्रकाशीकरण आई और ये फैल गई। जो उत्तल दर्पण होता है ना, जब हम प्रकाशीकरण डालेंगे तो अवतल तो क्या करता था, इकट्ठा करता था, जबकि जो उत्तल है ना, ये प्रकाशीकरण को फैला देता है। और फैलाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये वाली जो किरण है ना, वो इस बिंदु से निकल रही है, ये वाली किरण इस बिंदु से निकल रही है। तो जिस बिंदु से निकलती प्रतीत होती है ना, उस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कर देते हैं। ये सी हो जाएगा और ये अनंत हो जाएगा। तो परिभाषा क्या बनेगी कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण डालने पर परावर्तन के बाद ये किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये सीधी डायरेक्शन ना, ये बनाने में थोड़ा ऐसा बना, ये बिल्कुल सीधी है। दोबारा सुनिएगा, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण डालने पर परावर्तन के बाद ये किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष का वह बिंदु उत्तल दर्पण के लिए क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। अगेन सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण डालने पर परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष का वह बिंदु उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस कहलाता है। परिभाषा क्लियर? इसको भी कैपिटल F से दर्शाएंगे, ये डायग्राम हो गया। और इसमें भी जो P और C का जो बीच का बिंदु है वही मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका मुख्य फोकस। 6 नंबर की डेफिनेशन है, उसके बारे में बात करते हैं अपन। वो है फोकस दूरी। वो क्या भाई? फोकस दूरी। फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी क्या होती है, सुनिएगा। ऐसे पहले मैं बना देता हूँ यहाँ पे अवतल दर्पण, फिर अवतल दर्पण। ये हो गया इनका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये बिंदु P, ये बिंदु F, ये C
इसमें ये बिंदु P, ये F, ये C और ये अनंत, है ना भाई। जैसे प्रकाश की किरण आई तो इसको मुख्य फोकस पर क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जैसे ये प्रकाश की किरण आई तो इनको ये यहाँ पे ऐसे लगेगा, है ना, आती हुई ये डॉट डॉट लाइन है, ठीक है। देखो फोकस दूरी क्या होती है, जो P है ना ध्रुव और मुख्य फोकस, इसके बीच की दूरी आपकी फोकस दूरी कहलाती है। इसको स्मॉल f से दर्शाते हैं। दर्पण का ध्रुव P व मुख्य फोकस F के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, P व कैपिटल F के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, दर्पण का ध्रुव यानी P व मुख्य फोकस, दर्पण का ध्रुव P व मुख्य फोकस यानी कैपिटल F के बीच की दूरी, के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि दर्पण का ध्रुव P और जो मुख्य फोकस होता है इनके बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है ना। स्मॉल f से दर्शाते हैं भाई फोकस दूरी को, स्मॉल f से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात देखना भाई, होता क्या है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। देखो P और C यहां तक की दूरी कहलाती है आपकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। P और C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी, और जो वक्रता त्रिज्या होता है इसका बीच का बिंदु यानी C व P का बीच का बिंदु F होता है ना। यानी देखो ये R है, ठीक है, और जो F है ना F, ये इसका आधा है यानी बीच का बिंदु है, और P और F की बीच दूरी F कहलाती है। ये लो रिलेशन देखो क्या निकल के आएगा, यहां से यहां तक की दूरी आपकी R है, और इस R का बीच का बिंदु F है, और P और F की बीच दूरी F है, यानी ये टुकड़ा आपका F के बराबर है और ये टुकड़ा भी आपका F का बराबर है। इसका मतलब यदि मैं 2F लूं, यदि मैं 2F, F प्लस F 2F, मैं 2F लूं तो कैपिटल R के बराबर है। बात समझ में आई भाई, यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल R, यहां से ये और ये दो टुकड़े हैं बराबर जो R के हैं, ये और ये दोनों R के आधे आधे भाग हैं, तो ये दूरी स्मॉल f, ये दूरी स्मॉल f, यानी जो 2f है ये कंप्लीट R के बराबर है। तो एक रिलेशन निकल के आता है कैपिटल R बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R व फोकस दूरी स्मॉल f के बीच संबंध है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या हम यूं कह सकते हैं यदि मैं f बराबर लिखूं तो f 2 और f दोनों गुणा में है तो r में क्या लग जाएगा, भाग, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या कह सकते हैं, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम में पूछ ली गई है, पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों समीकरण का मतलब एक ही है भाई, है ना, दोनों समीकरण का मतलब एक ही है। ऊपर वाले समीकरण का मतलब है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, और इसका मतलब है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये चीज कंप्लीट, ठीक है। लास्ट डेफिनेशन है आपकी द्वारक। द्वारक, द्वारक क्या, देखो ये आपका गोला है, ठीक है, ये तो बन गया था आपका उत्तल दर्पण, ये बन गया था आपका उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ये गोला है, ये इसका सी हो गया। तो मुझे बताओ ये वाला व्यास कहलाएगा नहीं कहलाएगा, अरे कहलाएगा ना, अरे कहलाएगा नहीं कहलाएगा, ये व्यास कहलाएगा। तो देखो ये उत्तल दर्पण बन गया, ये उत्तल दर्पण बन गया। तो जो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये भी परावर्तक पृष्ठ है, इसका ये क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ मींस परिधि, और ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है ये, इनका जो वर्ताकार सीमा रेखा, ये वर्ताकार सीमा रेखा यानी परिधि है, इसका जो व्यास है ये क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। यदि मैं अलग से लिखूं, अलग से बनाऊं, तो ये आपका उत्तल दर्पण बन गया, है ना, ये वाला हिस्सा,
और ये वाला हिस्सा आपका अवतल दर्पण बन गया। तो ये वाला जो हिस्सा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये द्वारा कहलाता है। इसको हम एन एन से दर्शा रहे हैं, एन एन। तो परिभाषा क्या बनेगी कि दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार जो सीमा रेखा है, इसका व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ठीक है भाई, मैं देख लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा। हाँ भाई, तो परिभाषा क्या बनेगी, गोलीय दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पणों का द्वारक कहलाता है, दर्पणों का द्वारक कहलाता है। ठीक है, तो इनको तो अपन हटाते हैं। डायग्राम बनाते हैं। यह आपका उत्तल दर्पण बन गया, ये वाला हिस्सा एम, ये वाला हिस्सा एम, ये आपका अवतल दर्पण बन गया, ये वाला हिस्सा एम, ये वाला एम। तो एम से एम तक की दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये क्या है, द्वारक है। ठीक है, तो चित्र में एम एन दूरी द्वारक को व्यक्त करती है, यह द्वारक को दर्शाती है। ये बात समझ में आ गई। तो ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती है भाई। समझ में आया नहीं आया, ये चीज़ तो आपको पता है हमसे ज़्यादा। तो जैसे भी आपको फील हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अधिकतम शेयर करना। थैंक यू।